नमस्कार दोस्तों। अब हम ये मॉसफेट की बात कर रहे हैं। तो हमने जेफेट पढ़ा, जेफेट के बाद में अब मॉसफेट को रिवाइज करते हैं। तो मॉसफेट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे अपने लिख लिए, लेकिन समझते हैं कि मॉसफेट के फॉर्मूले में क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कैसे हमें इसको याद रखना है। तो मॉसफेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आजकल गेट में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मॉसफेट से पूछे जा रहे हैं। तो मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो दिस इज द मॉसफेट का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको सब पता ही है। वैसे मैं हल्का सा एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। मॉसफेट क्या होता है, सपोज एक पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसमें ये दो हेवीली डोप्ड एन प्लस रीजन है, ये आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से आराम से। दिस इज द SiO2 एंड उसके बाद ये मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है, और एक दो कॉन्टैक्ट यहाँ पे। तो दिस इज द बेसिकली दिस इज गेट, सॉरी सोर्स, दिस इज द सोर्स, दिस इज गेट एंड दिस इज ड्रेन। ठीक है, अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, ये VSD यहाँ पे जब हम कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो एक करंट फ्लो होती है, दिस इज प्लस माइनस VDS के कारण एक करंट फ्लो हुई ID। इस ID जब यहां से फ्लो होती है, देखो अब ID यहां से चली, लेकिन यहां पे कोई चैनल नहीं है। तो दो तरह के मॉसफेट होते हैं, इनहेंसमेंट मॉसफेट और डिप्लीशन मॉसफेट। इनहेंसमेंट और डिप्लीशन, इनहेंसमेंट और डिप्लीशन। डिप्लीशन में क्या होता है, ऑलरेडी चैनल फॉर्म होता है, ऑलरेडी चैनल फॉर्म। डिप्लीशन मॉसफेट में ऑलरेडी चैनल फॉर्म, बट इनहेंसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, चैनल फॉर्म नहीं होता है, हमें चैनल डेवलप करना पड़ता है। मॉसफेट नो चैनल एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन। तो इनहेंसमेंट मॉसफेट में फैब्रिकेशन के टाइम पे चैनल नहीं होता है, लेकिन डिप्लीशन मॉसफेट में ऑलरेडी चैनल होता है। अब सपोज जनरली हम 90% इनहेंसमेंट मॉसफेट ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बल्कि होता है और बहुत हेवी होता है, तो इनहेंसमेंट मॉसफेट ही यूज किया जाता है। तो इनहेंसमेंट मॉसफेट में यहां चैनल नहीं है, इस चैनल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज यहां से करंट जाएगी, लेकिन यहां अगर चार्ज क्रिएट नहीं होंगे तो करंट यहां तक नहीं पहुंचेगी। तो ये जो करंट है, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए अल्टीमेटली यहां चार्ज डेवलप करने पड़ेंगे, और उसके लिए रोल किसका रहेगा, VG का। यहां जो VG, दिस इज सोर्स, दिस इज द ड्रेन, और ये एक बॉडी टर्मिनल भी होता है जो इंटरनली शॉर्ट होता है सोर्स से। दिस इज इंटरनली शॉर्ट बाय सोर्स। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे चैनल हमें क्रिएट करना है, यहां पे चैनल क्रिएट करना है कैसे भी करके। अगर यहां चैनल क्रिएट हो गया तो हमारी करंट यहां से फ्लो होती है। उस चैनल को क्रिएट करने का तरीका होता है G से, गेट से हम जो वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो वो भी तीन पार्ट में होता है, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन और इन्वर्जन। तो होता क्या है, अगर आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, सपोज आपने यहां पॉजिटिव लगा दिया, और पॉजिटिव लगाने के कारण यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण एक इन्वर्जन लेयर बन गई, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो जब हेवीली पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो यहां इन्वर्जन लेयर होगी, यहां आराम से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो दिस द मॉसफेट का ऐसा कुछ होता है। तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। तो ये आईडी है, ये आपने यहां से जो वोल्टेज दिया उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे चैनल क्रिएट करेंगे। यहां पे अगर आप पॉजिटिव दोगे, VGS अगर आपका पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो दो काम हो सकते हैं, कम डिप्लीशन एंड इन्वर्जन। और अगर आपने यहां नेगेटिव दे दिया, VGS अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो ये हो गया एक्यूमुलेशन। ये आपने पढ़ा होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब, अगर आप यहां नेगेटिव चार्ज दे दोगे, यहां पे अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव कर दोगे तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, सारे होल्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे, और होल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें नहीं चाहिए होल्स, हमें यहां इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन रीजन यानी यहां होल क्रिएट कर लिए। कैसे? क्योंकि यहां नेगेटिव अगर होगा, अगर देखो
अगर यहां नेगेटिव हो, अगर यहां नेगेटिव हो तो क्या होगा, यहां नेगेटिव होगा तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, यहां नेगेटिव कारण यहां पॉजिटिव, और इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे ये जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां नेगेटिव जब आप लगाओगे तो नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव कारण यहां पॉजिटिव, और पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर क्रिएट होगा तो यहां के जितने भी होल्स है वो सारे यहां जमा हो जाएंगे। तो वो होल्स अगर यहां जमा हो जाएंगे तो वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमारे करंट फ्लो नहीं होगी, तो अक्यूमुलेशन में करंट जीरो होती है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। और अगर फिर VGS अगर हम पॉजिटिव लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव लगाएंगे तो ये होगा इलेक्ट्रिक, और अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहां से चार्ज डिप्लेट होंगे नीचे की तरफ होल्स, तो यहां क्या बचेगा, पहले केवल आयंस बच जाएंगे, डिप्लीशन आयंस। और फिर और ज्यादा VGS लगाएंगे तो डिप्लीशन आयंस के बाद में नीचे वाले होल्स भी ऊपर, सॉरी नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और यहां जाके सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कब होगा, लेकिन वो जब VGS लार्ज होगा, लार्ज VGS के लिए, और डिप्लीशन स्मॉल VGS पॉजिटिव हो तो डिप्लीशन। ये सब आप पढ़ चुके हो, बस मैं हल्का सा आपको वापस ब्रीफ करवा रहा हूं। तो अब अल्टीमेटली मॉसफेट से रिलेटेड फॉर्मूले हमें क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले मॉसफेट को हम दो रीजन में काम कर सकते हैं। मॉसफेट का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक एक बार याद दिला देता हूं। मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपने देखा हो, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज ID, दिस इज VDS, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मॉसफेट का, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन होता है, यहां से लेके दिस रीजन इज लीनियर रीजन या ट्रायोड रीजन, और इसके बाद का जो रीजन है दैट इज सैचुरेशन रीजन। और इसमें भी अगर आपकी कभी कभी कर्व ऐसा भी दिखता है, ये कब होगा, जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होगा। तो अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है तो हमारा कर्व ये तब होगा जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, यानी समथिंग लैम्डा विल बी एग्जिस्ट। एक पैरामीटर होता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन पैरामीटर बोलते हैं। दिस इज द लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं होता एकदम स्ट्रेट रहेगा, और अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होगा तो एक कर्व थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अगर आएगा तो ये करंट एकदम सैचुरेट नहीं होगी, थोड़ी सी टिल्ट होगा ये ग्राफ। और अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं है तो ये एकदम सैचुरेट होगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का मतलब लैम्डा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन इंडेक्स पैरामीटर होगा, मॉड्यूलेशन पैरामीटर होगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन पैरामीटर लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो मॉड्यूलेशन होगा ही होगा, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होगा, और यहां पे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं। दो रीजन में ये काम करता है, एक लीनियर यहां से लेके यहां तक, और यहां इसके बाद है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन अब हम देखते हैं एक बार, ये दो रीजन में काम करता है, एक लीनियर और एक सैचुरेशन। दिस इज द लीनियर एंड दिस इज एक हो गया आपका सैचुरेशन। अब दोनों रीजन में क्या क्या फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। दोनों रीजन के मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें याद होनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट में लीनियर रीजन में जो करंट होती है वो होती है ID इज इक्वल टू म्यू एन इज द, ये सारे एनमॉस के लिए हैं। बेसिकली हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एनमॉस के लिए लिख रहे हैं, पीमॉस के लिए जस्ट पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ID ड्रेन करंट इज इक्वल टू म्यू एन इज मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, COX यानी ऑक्साइड कैपेसिटेंस, दिस द ऑक्साइड। जब यहां मॉसफेट हम बनाते हैं, दिस इज N+, तो हम यहां क्या लगाते हैं, SiO2 लगाते हैं, ऑक्साइड लेयर। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज COX, ऑक्साइड कैपेसिटेंस। तो दिस इज द COX ऑक्साइड कैपेसिटेंस। W/L एस्पेक्ट रेशियो, W/L क्या होता है, एस्पेक्ट विड्थ ऑफ द चैनल एंड लेंथ ऑफ द चैनल। विड्थ ऑफ द चैनल इज दिस विड्थ,
यहां से अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो दिस इज द विड्थ ऑफ द चैनल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द चैनल। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द चैनल। VGS जो हम यहां से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द G एंड दिस इज द S। तो यहां जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आपका VGS VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? वो मिनिमम वोल्टेज। देखो आपको इसको समझते हैं थोड़ा सा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है ये आपको पता भी होगा, एक बार वापस देख लेते हैं। ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ये N प्लस है, ये N प्लस है, दिस इज SiO2, this is metal contact, this is gate, this is gate, this is source and this is drain। अब इन दोनों के बीच में जो बैटरी है दैट इज VDS। यहां से इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अपन। दिस इज VDS, दिस इज VG यानी दिस वोल्टेज इज VGS। अब यहां जैसे ही आपने VGS नेगेटिव पॉजिटिव लगाया तो यहां सपोज आपने VGS नेगेटिव या पॉजिटिव, सपोज आपको इन्वर्जन लेयर क्रिएट करनी है तो वी विल क्रिएट द पॉजिटिव वोल्टेज हियर, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका VGS पॉजिटिव आपने लगाया तो यहां पॉजिटिव के कारण यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ यहां से बहुत हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होगा, बहुत ज्यादा VGS लगाएंगे तो हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डेवलप होगा और उस हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये बोलेंगे इन्वर्जन लेयर। क्या हो जाएगी? इन्वर्जन लेयर। जब इलेक्ट्रॉन चैनल क्रिएट हो जाएगा तो चैनल क्रिएशन यानी इन्वर्जन लेयर। तो वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे चैनल क्रिएट हो जाता है, यहां पे वो मिनिमम VGS, क्योंकि VGS के कारण यहां चैनल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो मिनिमम पॉजिटिव VGS एन चैनल के लिए जिसपे यहां इन्वर्जन चार्ज कैरियर डेवलप हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाए, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यहां चैनल बन जाए, दैट वोल्टेज इज नोन एज द VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्लियर? तो दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दिस इज द VDS माइनस VDS स्क्वायर बाय 2, दिस इज द लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन आपको समझ में आ गया? दिस इज द, कई बार इसको एक कांस्टेंट पैरामीटर से भी लिखते हैं, μ1 CX इक्वल टू K एंड डेस के नाम से भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग जगह अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से लिखा होता है। तो दिस इज द इक्वेशन इन द लीनियर रीजन। नाउ वी विल मूव द सैचुरेशन रीजन। तो दिस इज द इक्वेशन इन सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में क्या होगा? इक्वेशन इज μ1 COX, सब पढ़ चुके हैं, μ1 क्या है COX W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। सबसे खास बात, सैचुरेशन रीजन में VDS पे ID डिपेंड नहीं कर रही है, VDS चेंज होने से ID पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि यहां पे जो करंट है ID है वो VDS पे डिपेंड नहीं कर रही है सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में क्या है? कांस्टेंट है। तो सैचुरेशन रीजन में ID आपकी क्या रहती है? VDS पे डिपेंड नहीं करती है अगर लैम्डा की वैल्यू दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो, नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है, तो ये ग्राफ एकदम सैचुरेट नहीं होगा, थोड़ा सा VDS पे डिपेंड करेगी ID। किस पैरामीटर से डिपेंड करेगी? 1 प्लस लैम्डा इंटू VDS, दिस इज व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों ही इक्वेशन सैचुरेशन की है ID की। ये वो इक्वेशन है जहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 यानी नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, हियर नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, और यहां पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अकर हो रहा है। देन VDS सैचुरेशन मिनिमम। VDS मिनिमम क्या होता है? जिस जगह पे जिस VDS पे दिस इज VDS मिनिमम, ये किस में चला गया? सैचुरेशन में चला गया। तो दिस VDS मिनिमम इज नॉन एज इक्वल टू VGS माइनस VT। आपको VGS माइनस VT किसके बराबर होता है? VDS सैचुरेशन के बराबर होता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ अब चलते हैं पर रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस दोनों रीजन में अलग अलग होगा। अगर ये लीनियर रीजन है तो उसका रेजिस्टेंस उसका
ट्रांसकंडक्टेंस अलग होगा, अगर सेचुरेशन रीजन है तो कल उसका रेजिस्टेंस और उसका ट्रांसकंडक्टेंस अलग होगा। तो दिस इज फॉर सेचुरेशन रीजन, दिस इज फॉर सेचुरेशन रीजन एंड दीज आर फॉर लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन में क्या हुआ, आरडीएस, आरडीएस कहां से निकालेंगे, यहां से। तो आरडीएस इज इक्वल टू 1/μ1 CoxWL VGS माइनस VT फॉर लीनियर रीजन। एंड जीएम इज ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, डेल आईडी अपॉन डेल VGS। तो डेल आईडी अपॉन डेल VGS क्या हो जाएगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे और विद रेस्पेक्ट टू VGS, इस इक्वेशन को अगर आप VGS के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट GM इज इक्वल टू μ1 CoxWL VDS। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसकंडक्टेंस एंड ड्रेन रेजिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द गेट। नाउ अगर अपन सैचुरेशन की बात करें, सैचुरेशन में अगर आउटपुट रेजिस्टेंस आरडीएस निकालेंगे, आप देखो यहां पे करंट चेंज ही नहीं हो रही है, करंट चेंज ही नहीं हो रही, आईडी चेंज ही नहीं हो रहा VDS के साथ, तो आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आरडीएस कितना होगा, दिस इज इनफाइनाइट, करेक्ट, बिकॉज यहां चेंज ही नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन आईडी विद रेस्पेक्ट टू VDS, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। लेकिन हां यहां आपका चेंज हो रहा है, जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा करंट आपकी बढ़ रही है, करंट अगर आपकी बढ़ रही है यानी करंट थोड़ी चेंज हो रही है, करंट अगर चेंज हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, और एक फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, 1/1 लैम्डा IDS, दिस विल बी इक्वल टू 1/λ IDS। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से लिखते हैं, 1/λ IDS, दिस इज ड्यू टू द सैचुरेशन, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां पे रेजिस्टेंस जो था, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन यहां का जो रेजिस्टेंस है वो R नोट, जो R नोट है वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और फाइनाइट हो गया किसके बराबर आ गया, 1/λ IDS। देन GM मतलब सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन के लिए GM क्या होता है, μ1 CoxW, इसी को आप डिफरेंशिएट कर लो, इसी इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू VGS, यू विल गेट μ1 CoxWL VGS माइनस VT, और GM इज इक्वल टू रूट ओवर, इसका एक तरीका ये भी है 2ID μ1 CoxWL या फिर 2ID VGS माइनस VT। अगर आप ध्यान से देखो GM दोनों पे डिपेंड कर रहा है, WL और VGS माइनस VT। लेकिन एक चीज है, अगर आप GM को WL के रेस्पेक्ट में, WL एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाओगे GM बढ़ेगा, लेकिन VGS कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आप GM VGS माइनस VT कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर GM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VGS माइनस VT कर रहे हो आप, तो आपका WL कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें हैं, ट्रांसकंडक्टेंस WL से भी बढ़ता है और ट्रांसकंडक्टेंस VGS माइनस VT से भी बढ़ता है, लेकिन एक के टाइम दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या, यहां पे आपको कुछ अलग मिल रहा है, VGS माइनस VT बढ़ने से GM घट रहा है, ऐसा नहीं है, उस सेम टाइम पे WL चेंज हो रहा है, उस WL चेंज होने के कारण GM चेंज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज GM और WL दोनों का सामंजस्य से काम चलता है, एक WL के थ्रू GM बढ़ता है अगर VGS माइनस VT कांस्टेंट है, या GM VGS माइनस VT के साथ बढ़ता है अगर WL कांस्टेंट है। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू मॉसफेट। मॉसफेट में सबसे पहले हमने पढ़ा करंट इक्वेशन लीनियर रीजन में, फिर हमने ये पढ़ी सैचुरेशन रीजन में, ये लीनियर रीजन में करंट, ये सैचुरेशन रीजन में दो इक्वेशन होगी, विदाउट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, विद चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। दिस इज द कंडीशन फॉर सैचुरेशन, मिनिमम इसके बाद सैचुरेशन में चला जाता है, तो सैचुरेशन की कंडीशन हो गई कि VDS मिनिमम इतना होना चाहिए, VGS माइनस VT इससे ज्यादा हो सकता है। देन रेजिस्टेंस लीनियर रीजन में क्या होगा, ट्रांसकंडक्टेंस लीनियर रीजन में क्या होगा, देन रेजिस्टेंस सैचुरेशन रीजन में जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो, यानी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं हो, तो क्या हो, इनफाइनाइट होगा, और जब होगा तो फाइनाइट होगा, दैट इज 1/1 λ IDS। देन उसका ट्रांसकंडक्टेंस तीन फॉर्म के अंदर अपन लिख सकते हैं सैचुरेशन रीजन के अंदर। तो दीज आर द सैचुरेशन रीजन के अंदर ट्रांसकंडक्टेंस, दिस द सैचुरेशन रीजन। इसके साथ साथ ये सब किसके लिए है, सैचुरेशन, ये सारी कहानी जो है वो सैचुरेशन के लिए है, सैचुरेशन, और ये किसके लिए है, लीनियर। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवीजन ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का बेसिक फंडामेंटल हमने और बेसिक फॉर्मूले जो हमारे गेट में काम आने वाले हैं वो सारे हमने रिवाइज कर लिए। आर यू क्लियर अबाउट इट? हाँ, हम एफईटी का रिवीजन कर रहे थे, तो एफईटी में सबसे पहले हमने जेफेट पढ़ा, फिर मॉसफेट पढ़ा, और मॉसफेट के बाद मॉसफेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में जनरली कई तरीके के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये एक आपका पी मॉस है,
दिस इज कनेक्टेड विथ NMOS, ठीक है, दिस इज द VDD, दिस इज योर गेट, दिस इज योर ड्रेन, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज गेट, दिस इज सोर्स, और ये आपस में ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें PMOS, दिस इज द सिंबल ऑफ PMOS, याद रखना, दिस इज द सिंबल ऑफ PMOS, दिस इज NMOS। कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दो MOS एक साथ हैं, दो NMOS हैं, दो PMOS एक साथ है, एक PMOS है, एक NMOS है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है कि जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि PMOS है या NMOS है। सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि PMOS है या NMOS है। ये देख लिया, PMOS है और NMOS होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि तो इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है, या एक दोनों NMOS होते हैं, दो PMOS होते हैं, एक NMOS होता है, एक PMOS होता है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि वो PMOS है या NMOS है। जैसे ही आपने ये चेक कर लिया, ये सिंबल से पता लग जाएगा, दिस इज द PMOS सिंबल, दिस इज द NMOS। तो PMOS या NMOS चेक कर लिया। उसके बाद आपको चेक करना है कि इनमें से कोई ऑफ तो नहीं है, कोई भी PMOS ऑन है या ऑफ है, पहले ये चेक करना है। तो ये चेक करने का तरीका क्या होता है? अगर इन्वर्जन लेयर बनी है, अपने को MOSFET में बिल्कुल क्लियर है, अगर इन्वर्जन लेयर बनी है तो ID फ्लो होगी, और अगर इन्वर्जन लेयर बनी ही नहीं है तो ID फ्लो नहीं होगी। तो इन्वर्जन लेयर बनेगी कब? जब हम मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक दे देंगे तो इन्वर्जन लेयर बनेगी और ID फ्लो होगी। तो बहुत सिंपल कंडीशन है। अगर मैं कहूं कि सपोज NMOS की बात करूं, NMOS में अगर VGS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VTN, अगर ये है, इसका मतलब यहां क्लियर है कि अगर ये वाली कंडीशन है तो ये ऑन होगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ये ऑफ होगा। तो पहले अगर NMOS में आपने चेक कर लिया कि VGS इज ग्रेटर देन VTN है, तो आपका डायोड आपका MOSFET ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ होगा। सेम PMOS अगर आपको चेक करना है तो PMOS में आपको कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, दिस इज VSG शुड बी ग्रेटर देन VTP। अगर ये आपका VSG इज ग्रेटर देन VTP है तो आपको क्या करना है? ये इस कंडीशन में PMOS ऑन हो जाएगा, PMOS ऑन हो जाएगा एंड दिस विल बी, अदरवाइज इट विल बी ऑफ। तो ये क्लियर हो गया कि आपको थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन चेक करनी है MOS के लिए कि वास्तव में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें VGS ग्रेटर देन VTH है या नहीं है, या VSG ग्रेटर देन VTP है या नहीं है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। अब एक बार अगर आपको ये पता लग गया कि MOS ऑन है या ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो ये पता है कि ID कितनी होगी? 0 पक्का है। ऑफ है तो ID विल बी 0। एक भी अगर डिवाइस ऑफ हो गया, अगर ये ऑफ हो गया तो भी सर्किट नहीं बनेगा, ये ऑफ हो गया तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट विल बी 0। तो एक भी अगर MOS अगर आपका ऑफ हो गया तो करंट विल बी 0, आंसर विल बी 0। अब आपको चेक करना है कि ऑन है। अगर ऑन है तो उसके दो कंडीशन हो सकती है, ऑन है तो उसकी दो कंडीशन क्या हो सकती है? ऑन है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, एक सैचुरेशन और एक लीनियर, एक सैचुरेशन एक लीनियर। अब सैचुरेशन और लीनियर को चेक कैसे कर सकते हैं? ये अपनी कंडीशन है, अपन पढ़ते हैं कि NMOS को अगर आपको चेक करना है तो VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTN। तो दिस इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो ये सैचुरेशन में है, अदरवाइज लीनियर में है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सैचुरेशन में। सेम कंडीशन फॉर द PMOS के लिए आप क्या लिख सकते हो? PMOS का अगर आपको चेक करना है PMOS के लिए, देन यू कैन दे VSD इज ग्रेटर देन इक्वल टू VSG माइनस VTP। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये सैचुरेशन में है, अदरवाइज ये लीनियर में। तो आगे हम फिर ये लीनियर और सैचुरेशन का चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग करंट की इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि चेक करना है कि NMOS है या PMOS है। पहला काम, सबसे स्पेशल काम है कि PMOS है या NMOS है। दूसरा काम, अगर NMOS या PMOS पता लग गया तो उसकी कंडीशन लगाओ कि ये ऑन करंट होगी या ऑफ करंट होगी, यानी करंट 0 होगी या नहीं होगी। करंट 0 होगी या नहीं होगी, इसका एक सिंपल तरीका है, VGS अगर हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है तो करंट ऑन होगी,
करंट होगी, ऑन होगा, और ऑन होगा तो फिर दो कंडीशन आएगी, सैचुरेशन और लीनियर, और सैचुरेशन और लीनियर के लिए फिर वापस कंडीशन है हमारे पास VDS मिनिमम की, वो VDS मिनिमम वाली कंडीशन आपको वापस सैचुरेशन की कंडीशन लगानी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सैचुरेशन में चला जाएगा, अदरवाइज लीनियर में चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें करंट की या RDS या GM की कंडीशंस इस्तेमाल करनी है, उससे आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सकते हो। और एक पक्का है, अगर आपका G और D, गेट और ड्रेन अगर आपका शॉर्ट है, अगर आप हमेशा याद रखो गेट और ड्रेन अगर आपका शॉर्ट है तो ये किसमें होगा, सैचुरेशन में होगा, हमेशा मॉसफेट सैचुरेशन में होगा। आप इस कंडीशन में देख लो, अगर आपने गेट और ड्रेन दोनों को क्या कर दिया, एस से एस कट जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने गेट और ड्रेन, यहां पे अगर आप इसको ओपन करोगे, देखो VD माइनस VS, इसको अगर ओपन करते हैं अपन VG माइनस VS माइनस VTN, तो S से S कट गया। तो अगर आप VD और VG को बराबर कर दोगे, इसका मतलब VD हमेशा, क्योंकि ये माइनस VTN थ्रेशोल्ड वोल्टेज VG में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये क्वांटिटी हमेशा छोटी होगी, यानी VD हमेशा ज्यादा होगा। और VD अगर हमेशा ज्यादा होगा, इसका मतलब ये पक्का है कि जब भी गेट और ड्रेन आपका शॉर्ट हो तो आप ये कह सकते हो कि मॉस किसमें है, मॉस इज इन सैचुरेशन। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अगर आपके आ जाएं तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो आपको पीमॉस और एनमॉस का कभी भी कॉम्बिनेशन आ जाए, इस तरह के न्यूमेरिकल गेट में पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पीमॉस है या एनमॉस है। अगर पीमॉस या एनमॉस पता लगा लिया, उसके बाद में ये ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो सैचुरेशन में भी हो सकते हैं, लीनियर में भी हो सकते हैं। अगर ऑफ है तो ID 0 हो जाएगी। सैचुरेशन और लीनियर में चले पता लग गया तो सैचुरेशन का एक सीधा तरीका भी होता है, गेट और ड्रेन अगर सीधे शॉर्ट है तो हमेशा सैचुरेशन में होगा ही होगा, नहीं तो आपको ये कंडीशंस यूज करनी है। उससे आपको पता लगाना है कि सैचुरेशन में है या लीनियर में है। दोनों की करंट इक्वेशन RDS GM हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें हाथ साफ हो जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, इससे रिलेटेड ही एक सर्किट डायग्राम होता है, दैट इज, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दैट इज CMOS। उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम चल रहे हैं CMOS पे। दिस इज CMOS। CMOS क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। कॉम्प्लीमेंट्री मॉस यानी PMOS और NMOS का वो कॉम्बिनेशन जो इन्वर्टर की तरह काम करता है। यानी अगर आपने ये CMOS का कॉम्बिनेशन है, दिस इज द PMOS एंड दिस इज द NMOS, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये इनपुट दिया आपने VI और ये आउटपुट मिला V0, तो V0 जो भी होगा वो VI पे डिपेंड करेगा, उसका इन्वर्ट करेगा। कैसे? अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा, यानी आउटपुट आपको हमेशा इन्वर्ट मिलेगा, इन्वर्ट आउटपुट मिलेगा, इन्वर्ट ऑफ VI V0 इज। तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। CMOS इन्वर्टर का सर्किट है, दिस इज CMOS इन्वर्टर बेसिकली, दिस इज CMOS इन्वर्टर। अब CMOS इन्वर्टर को अगर अपन फंक्शन देखें, कई बार इससे रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं जो सीधे इस ग्राफ से सोल्व हो जाते हैं, तो इसका ग्राफ अपन पूरे अपने लेक्चर्स के थ्रू देखेंगे, याद आपने पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन मैं आपको सीधा यहां बना देता हूं। और ये ग्राफ आपको हमेशा याद भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाया है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो अगर अपन देखें कि यहाँ एक PMOS है, ये NMOS है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक CMOS इन्वर्टर हमने बनाया, दोनों को सेम इनपुट दिया है VI आउटपुट। ये इसका सोर्स, ये इसका गेट है PMOS का, गेट PMOS है, ये गेट है आपका NMOS, दिस इज द सोर्स फॉर PMOS, दिस इज द ड्रेन फॉर, सॉरी दिस इज द सोर्स फॉर, दिस इज द सोर्स फॉर NMOS and this is the drain for PMOS and NMOS। इसकी वर्किंग अगर अपने को देखनी है तो ये काफी लेंथी है, लेकिन मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करता हूं इसका कि कैसे ये काम करता है। जब हमने VI दिया, VI दिस इज द ग्राफ बिटवीन, देखिए ये जो है हमारा एक आउटपुट और इनपुट के बीच का कर्व है, तो दिस इज द V0 और दिस इज VI, इसके बीच में कर्व है। जब हमारा VI 0 है, जब हमारा VI कितना है 0 है, जब VI में 0 दूंगा, दिस इज द 0 होते ही क्या होगा, 0 होते ही हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 होने के बाद आपका PMOS विल बी ऑन बट दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑफ। अगर ये ऑफ होगा, अगर NMOS ऑफ होगा तो हमारा क्या होगा, दिस विल बी, NMOS विल बी ऑफ,
NMOS विल बी इन द कट ऑफ रीजन, क्योंकि यहां जैसे ही 0 देंगे तो इस लॉजिक के लिए ऑफ होगा, बट 0 के लिए PMOS ऑन होगा, 0 के लिए जैसे ही PMOS ऑन होगा तो यहां से ऑन होगा, तो ये VDD यहां तक चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, दिस इज VDD। तो आउटपुट जब Vi 0 होगा, Vi 0 होगा तो PMOS ऑन होगा, PMOS ऑन होगा, और PMOS किस रीजन में स्टार्ट होगा? लीनियर रीजन से स्टार्ट होता है। तो PMOS लीनियर रीजन कैसे होता है इसके अपन वहां देखेंगे कंडीशंस में, आपको थोड़ा सा याद रखना है यहां पे। तो PMOS पहले जब NMOS कट ऑफ में होगा तो PMOS क्या होगा? लीनियर रीजन में होगा। तो PMOS ऑन हुआ, PMOS ऑन होते ही लीनियर रीजन में गया, इधर NMOS कट ऑफ है, यहां से करंट तो फ्लो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका VDD के लिए यहां रास्ता बन गया, ये ऑन होने के कारण ये VDD यहां V0 पे मिलेगा, तो दिस इज द VDD। अब VDD यहां मिल गया आपको, Vi इक्वल टू 0 पे VDD मिल गया। नेक्स्ट PMOS लीनियर में हो गया और NMOS कट ऑफ में हो गया, तो Vi जब 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? VDD मिलेगा, आउटपुट इज VDD। क्लियर नाउ? तो ए से बी आउटपुट इज ऑलमोस्ट VDD। जैसे ही आप Vi को बढ़ाते जा रहे हो, इस Vi को बढ़ाते जा रहे हो और आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0 से थोड़ा सा बढ़ाते NMOS के थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया। तो NMOS के थ्रेशोल्ड तक जैसे ही आप VTN के बराबर कर दोगे, दिस इज द बेसिकली VTN, जैसे ही आपने इसको NMOS के थ्रेशोल्ड तक पहुंचाया, जैसे ही आपने VTN तक किया, तो VTN तक पहुंचाने का क्या कारण रहा? जैसे ही आपने इसको VTN तक पहुंचाया, NMOS ऑन हो जाएगा, और NMOS जैसे ही ऑन होगा, NMOS ऑन होते ही ये किस में चला जाएगा? सैचुरेशन में चला जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ से सैचुरेशन की तरफ जाएगा। और सेम टाइम पे PMOS हमारा लीनियर से PMOS ऑन हो चुका था पहले ही, वो लीनियर से किस में चला जाएगा? सैचुरेशन में चला जाएगा, क्योंकि हम उधर इसका डेरिवेशन से आपको याद आ जाए, बिल्कुल अच्छे से आप देख लोगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने जब Vi 0 दिया तो क्या हुआ? आपका V0 VDD के बराबर आएगा, NMOS ऑफ रहेगा, PMOS लीनियर रीजन में चला जाएगा। देन NMOS जैसे ही आपने यहां VTN इसके थ्रेशोल्ड के बराबर वोल्टेज लगा दिया 0 से बढ़ा के, तो ये भी ऑन हो गया, ये ऑन होते ही ये सैचुरेशन में चला जाएगा, और ये PMOS जो पहले लीनियर में था वो अब सैचुरेशन में चला जाएगा, जो PMOS लीनियर था वो अभी लीनियर में है। ठीक है, तो आपका कट ऑफ से ध्यान रखना, NMOS आपका कट ऑफ है, PMOS लीनियर रीजन में, ए से बी में, बी से सी के अंदर NMOS अब आपका ऑन हो गया, ऑन होते ही सैचुरेशन में चला जाएगा, और PMOS अभी भी हाल फिलहाल आपका किसमें बना हुआ है? लीनियर में बना हुआ है। देन CC इस वाली कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन में जैसे ही आप वोल्टेज को 2.5 तक, सपोज अपन ऐसे मान के चलते हैं कि सपोज जैसे 5 वोल्ट कॉन्सेप्ट, अगर अपन यहां माने कि 0 वोल्ट के बाद में थ्रेशोल्ड वोल्ट, अपन इसमें एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि आपका जो VDD है वो कितना है? 5 वोल्ट है, और VTN आपका है 1 वोल्ट। VTN और VT पे आपका कितना है? VT मान लेते हैं अपन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1 वोल्ट, VDD by 2 इज कितना हो गया? 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब आपने यहां ये सपोज ये 0 वोल्ट था, ये 1 वोल्ट हो गया, और यहां 2.5, जैसे ही आपने 2.5 वोल्टेज यानी इस VDD का हाफ दिया, तो दोनों कंडीशन दोनों ही सैचुरेशन में होंगे, क्योंकि दोनों ही ऑन होंगे तो दोनों ही किसमें होंगे? सैचुरेशन में होंगे। दोनों सैचुरेशन में होंगे, यहां से लेके यहां तक कोई स्टेट चेंज नहीं होगी। इस सी से लेके सी तक, इसके बाद CD वाले केस के अंदर, इस वाले केस में वापस क्या हो रहा है? आपने वोल्टेज को बढ़ाया 2.5 से लेके VDD माइनस VDP कितना होगा? VDD अगर अपने 5 माना है और VT पे अपने 1 माना, तो दैट इज 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट वाली इस वाली कंडीशन में 4 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो वापस साइकिल घूमेगी, NMOS जो आपका सैचुरेशन में था वो किसमें आ जाएगा? लीनियर में, और PMOS अभी भी आपका किसमें बना होगा? सैचुरेशन में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन से आता है। देन D लास्ट इज द 5 वोल्ट, जैसे ही ये 5 वोल्ट होगा, NMOS आपका वापस लीनियर का लीनियर में रहेगा, और PMOS किस में चला जाएगा? कट ऑफ में चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, कैसे? कट ऑफ से NMOS का साइकिल क्या है? NMOS का साइकिल है कट ऑफ से सैचुरेशन से लीनियर, और लीनियर से लास्ट तक चलेगा। सेम PMOS का साइकिल आपको याद रखना है, लीनियर से सैचुरेशन से कट ऑफ। तो आपको इस तरीके से ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी डायरेक्ट CMOS इन्वर्टर बन के आ जाए, आपको वो बोले कि 1.1 इनपुट दिया आपने, 1.3 वोल्टेज दिया आपने 1.3 वोल्टेज अगर आपने इनपुट दिया और वो आपसे पूछता है कि आप आउटपुट निकालो,
तो आउटपुट आप कैसे निकालोगे? VI अगर 1.3 वोल्टेज के बराबर होगा, VI अगर 1.3 वोल्ट, यानी आप देखो इस ग्राफ में कहां एग्जिस्ट करोगे आप, 1.3 का मतलब यहां से लेके 2.5 के बीच में। तो ये जब आप 1.3 वोल्टेज दोगे तो 1.3 वोल्टेज वाला साइकिल यानी कहां से कहां तक, B से लेके C वाली सिचुएशन में है। तो B से लेके C सिचुएशन के अंदर NMOS क्या होगा, सैचुरेशन में, और PMOS क्या होगा, लीनियर में। अब आपसे कहेंगे इसका इस समय आउटपुट निकालो, तो आउटपुट यू कैन से B से C के बीच में जो आउटपुट है दैट इज VDD/2 प्लस VTP। तो हम इस अकेले ग्राफ से CMOS इन्वर्टर के जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने कहा कि नहीं आपने अप्लाई किया है 3 वोल्ट अब कहां आएगा, VDD/2 से लेके 4 वोल्ट के बीच में। तो इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में जहां आपने क्या अप्लाई किया है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देखना है। तो इस तरीके से आप आउटपुट किसी भी वोल्टेज के लिए आप जो भी इनपुट दे रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट निकाल सकते हो। आप ये निकाल सकते हो कि अगर ये वोल्टेज दूंगा तो उस समय PMOS लीनियर में होगा, सैचुरेशन में होगा, क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा ग्राफ आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि CMOS इन्वर्टर के मेजर प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ तो CMOS इन्वर्टर का आपको बिल्कुल ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है जो CMOS इन्वर्टर से रिलेटेड हमें याद रखना है, दैट इज VI इज इक्वल टू VDD माइनस VTP प्लस VTN KN अपॉन KP। KN KP जो अपन ने पहले पढ़ा था μnCox से रिलेटेड 1 प्लस रूट ओवर KN KP, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा मेन आपको एक ग्राफ है, अगर ये आपको ग्राफ क्लियर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम CMOS से रिलेटेड आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, मैं इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे आया लीनियर सिचुएशन, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से याद कर सकते हो। NMOS कट ऑफ से लेके लीनियर तक गया है, PMOS लीनियर से लेके कट ऑफ तक गया है। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, JFET, MOSFET, उसके बाद CMOS। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें कवर कर ली, और ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज द CMOS कैपेसिटर, जो कि उससे आजकल गेट में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दिनों। तो CMOS कैपेसिटर को भी हम अच्छे से उसके सारे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और आसानी से आप सारे गेट की प्रॉब्लम्स बना पाएंगे। क्योंकि जनरली MOSFET से कईयों को डर लगता है, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन इसके आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं और पूरे मार्क्स लिए जा सकते हैं। थैंक यू।